मैंने अपनी कोल्ड चाइल्डहुड स्वीटहार्ट को 7 साल तक चेस किया था। शादी के बाद मुझे पता चला कि वो तो मुझसे पहली नजर में ही प्यार कर बैठी थी और चुपचाप मेरे चेस करने के प्रोसेस को बहुत एंजॉय कर रही थी। एक एक्सीडेंट ने मुझे वापस उस दिन भेज दिया जब मैं पहली बार अपनी चाइल्डहुड स्वीटहार्ट से मिला था। वहां पहुंचते ही मैंने सुना कि वो अपनी बेस्ट फ्रेंड के सामने हंसकर कह रही थी, फेंग युआन, वो बचपन का मंगेतर, मैं सन्यासी बन जाऊंगी पर उससे शादी नहीं करूंगी। ये सुनकर मेरे चेहरे पर एक स्माइल आ गई। इस बार मैंने डिसाइड किया कि मैं उसे अब और चेज नहीं करूंगा। अब बारी उसकी थी मुझे चेज करने की। उसके बगल में खड़ी उसकी बेस्ट फ्रेंड ने उसे समझाते हुए कहा, भाई निंगबिंग, तुम इतनी बड़ी बात इतनी जल्दी मत कहो। क्या पता तुम सच में अपने उस बचपन के मंगेतर को पसंद करने लगो। बाई निंगबिंग ने तुरंत हंसकर जवाब दिया, इतना सोचकर तुम थकती नहीं हो क्या? और मैं उसे पसंद करूंगी? तुम मुझे पागल समझती हो क्या? ये इस जन्म में तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। बाई निंगबिंग ने एयरपोर्ट के मेन गेट की तरफ देखा और थोड़ी इरिटेटेड आवाज में बोली, पर ये इंसान अब तक बाहर क्यों नहीं आया? सू वानरो ने हंसते हुए कहा, क्यों पॉसिबल नहीं है? अगर फेंग युआन एक सुपर हैंडसम लड़का निकला तो तब भी तुम उसे पसंद नहीं करोगी? बाई निंगबिंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, सुना है वहां की यूवी रेज बहुत स्ट्रांग होती हैं। बेसिकली वहां ज्यादातर लोगों का स्किन टोन डार्क ही होता है। बिना सोचे ही पता चल रहा है कि वो लड़का पक्का काला सा होगा। सुपर हैंडसम की तो बात ही छोड़ दो। बाई निंगबिंग ने अपनी कोहनी से अपनी बेस्ट फ्रेंड के पेट में हल्के से मारा और कहा, बोर्ड को थोड़ा और ऊपर पकड़ो, हम थोड़ा इधर उधर घूम आते हैं। सू वानरो ने सिर हिलाया और बोर्ड को थोड़ा और ऊपर कर दिया। उस बोर्ड पर मेरा नाम लिखा हुआ था। मेरी स्माइल और बड़ी हो गई। बहुत बढ़िया, इस जन्म में कभी पसंद नहीं करोगी, है ना? इस बार मैं तुम्हें चेज नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे पीछे नहीं आऊंगा, और जब तक तुम पूरे स्कूल के आगे एक्सेप्ट नहीं कर लेती कि तुम मुझे पसंद करती हो, तब तक मैं हार नहीं मानूंगा। ये तय करके मैं अपना लगेज खींचता हुआ वहां से पलट कर चला गया। मेरे जाने के बाद ऑब्वियसली बाई निंगबिंग मुझे रिसीव नहीं कर पाई। वो वैसे भी बिना पेशेंस वाली लड़की थी। 5-6 मिनट वेट करने के बाद जब उसने किसी को आते हुए नहीं देखा तो वो सीधा अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ शॉपिंग करने चली गई और मैं सीधा बाई फैमिली के घर चला गया। मेरी मेमोरी के हिसाब से ही बाई मम ने मेरा बहुत वार्मली वेलकम किया। ओल्ड फैंग ने सच में बहुत अच्छी परवरिश की है। देखो हमारे आयुआन को कितना हैंडसम बनाकर बड़ा किया है। मैंने पोलाइटली स्माइल करते हुए कहा, आंटी आप मजाक कर रही हैं, आप तो अभी भी इतनी यंग लगती हैं। मैं देख सकता था कि बाई मम्मा इस हैंडसम लड़के को देखकर दिल से खुश थी। वो सच में गुड लुक्स की दीवानी थी और मेरे जैसा हैंडसम लड़का उन्होंने पहली बार देखा था। पहले जब बाई दाद ने कहा था कि वो अपनी बेटी के बचपन के मंगेतर को घर लाकर रखेंगे ताकि मैं बाई निंगबिंग के साथ बॉन्डिंग कर सकूं, तो वो थोड़ी वरित थी। पर अब मेरे जैसे हैंडसम और वेल मैनर्ड लड़के को देखकर बाई मम्मा बहुत खुश थी। अयुआन, निंगबिंग तो तुम्हें रिसीव करने गई थी, क्या तुमने उसे नहीं देखा? मैं उसे कॉल करके वापस बुलाती हूँ। मैंने स्माइल करके सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैंने भी बहुत टाइम से सिस्टर निंगबिंग को नहीं देखा है। बाई मम्मा सेकंड फ्लोर पर गई और छुपकर बाई निंगबिंग को कॉल लगाया। कॉल उठाते ही उन्हें बैकग्राउंड से मॉल का शोर और दुकानों का म्यूजिक सुनाई देने लगा। बाई मम्मा तुरंत गुस्से से भड़क गई। बाई निंगबिंग, मैंने तुम्हें आयुआन को रिसीव करने भेजा था, ये क्या चल रहा है? तुम शॉपिंग करने चली गई? मुझे सच सच बताओ, क्या तुम वहां गई ही नहीं थी? बाई निंगबिंग वहां गई जरूर थी, पर उसमें वेट करने का पेशेंस ही नहीं था। वैसे भी उसने किसी को रिसीव नहीं किया था, इसलिए उसकी मम्मा जो भी कह रही थी उसने मान लिया। उसने बहस करने में आलस किया और कह दिया, हाँ नहीं गई थी। बाई मम्मा ने अपने दिल में खुद को शांत करते हुए सोचा, बेटी मेरी ही है, मुझे कंट्रोल करना होगा। फिर वो बोली, तो फिर तुम जल्दी वापस आओ। फेंग युआन घर पहुंच गया है, उसके एडमिशन का प्रोसेस भी कंप्लीट हो गया है और वो तुम्हारी ही क्लास में है। कल तुम उसे अपने साथ स्कूल लेकर जाओगी। फोन के दूसरी तरफ अपने गुस्से वाली मम्मा की चिल्लाती हुई आवाज सुनकर बाई निंगबिंग ने हेल्पलेसली सांस छोड़ी। मम्मा मेरे और उसके बीच बॉन्डिंग करवाने के लिए सच में किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। लिन हाई स्कूल इस कैपिटल सिटी का सबसे बेस्ट हाई स्कूल था और उसकी क्लास वहां की सबसे बेस्ट क्लास थी। ऐसे अचानक किसी को क्लास 1 में ट्रांसफर कर देना, उसे डर लग रहा होगा कि मैं बाकी बच्चों के लेवल को कैचअप नहीं कर पाऊंगा। उसने एक सेकंड के लिए मेरी इस हालत पर तरस खाया, पर अगले ही सेकंड रूथलेसली जवाब दिया, मुझे अभी कुछ काम है, आप किसी और को बोल दो उसे ले जाने के लिए। मैं आज रात सू वानरो के घर रुकूंगी और वापस नहीं आऊंगी। बाय बाय। कॉल कट हो गया। उसकी बेचारी मम्मा गुस्से से वहीं पर फटने वाली थी। अब बाई निंगबिंग को वापस लाने का कोई रास्ता नहीं था। नीचे आने के बाद बाई मम्मा को बहुत बुरा लग रहा था। उन्होंने बाई निंगबिंग को कवर करने के लिए मुझसे एक झूठ बोल दिया कि उसे कुछ बहुत जरूरी काम आ गया है। मैंने स्माइल करके कहा कि कोई बात नहीं, और मेरी स्माइल ने बाई मम्मा के इस दिल को पूरी तरह पिघला दिया। उन्हें लग रहा था कि वो इस क्यूटनेस को झेल नहीं पाएंगी। ओह माय गॉड, इतना हैंडसम और समझदार बच्चा कैसे हो सकता है? ये तो दूसरों का बच्चा है। नहीं वेट, ये मेरा भी बन सकता है। इसके बाद बाई मम्मा मुझे वार्मली मेरा रूम दिखाने ले गई। जहां तक मेरे कपड़ों की बात थी, मेरी अपनी मॉम ने उन्हें पहले ही पैक करके भेज दिया था। वो कपड़े आराम से वार्डरोब में रखे हुए थे। मैंने एक हैंडसम सी व्हाइट शर्ट निकाली और अपने मन में सोचा कि कल मैं यही पहनूंगा। मेरे चेहरे पर एक
ईवल सी स्माइल आ गई। पूरी जिंदगी मुझे पसंद नहीं करोगी, है ना? क्योंकि मैं उसके सारे ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को अच्छी तरह जानता था, इसलिए मैंने पहले ही प्लान बना लिया था कि इस सुडेरे लड़की को कैसे परेशान करना है। पहले उसे टीज करना है, उसके साथ बहुत अच्छा बिहेव करना है, फिर स्ट्रांगली ये एक्सेप्ट करने से इनकार कर देना है कि मैं उसको पसंद करता हूँ, और एंड में उसकी उस घमंडी और फ्रस्ट्रेटेड शक्ल को देखना है। अगले दिन मैं जल्दी उठ गया। फ्रेश होने के बाद मिरर में अपने नेचुरली हैंडसम चेहरे को देखकर मैंने एक कूल सी स्माइल दी। तभी दरवाजे पर नॉक होने की आवाज आई। बाई मॉम बाहर से बुला रही थी, ए युआन उठ जाओ, आज मैं तुम्हें स्कूल रिपोर्ट करने ले जाऊंगी। एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। पूरा प्लान ये था कि बाई मॉम बाई निनिंगबिंग से मुझे स्कूल ले जाने को कहेंगी, पर बाई निनिंगबिंग तो कल रात अपनी बेस्ट फ्रेंड के घर रुक गई थी। मैंने आकर दरवाजा खोला। ये जानकर कि बाई मॉम मुझे स्कूल छोड़ने वाली हैं, मैंने रिस्पेक्टफुली मना कर दिया। बाई मॉम को लगा कि शायद मैं ज्यादा अटेंशन लेने से शर्मा रहा हूँ, इसलिए उन्होंने जिद नहीं की। उन्होंने बस ड्राइवर को बोल दिया कि वो मुझे स्कूल के पास ड्रॉप कर दे। आधे घंटे बाद ड्राइवर ने मुझे स्कूल से थोड़ी दूर पर ड्रॉप कर दिया। कार से उतर ही मेरे चेहरे की पोलाइट स्माइल गायब हो गई और एक शैतानी स्माइल में बदल गई। लेट मी गेस, बाई निंगबिंग इस टाइम कहां से आएगी? मुझे याद था कि पिछली लाइफ में जब मैं कैपिटल सिटी आया था तो बाई निंगबिंग को अपनी बेस्ट फ्रेंड के घर सोना सबसे ज्यादा पसंद था। फिर वो हर सुबह एकदम एंड टाइम पर भागती हुई स्कूल आती थी। वो पक्का स्कूल के पीछे वाली छोटी सी एली से ही आएगी, इसलिए मैं बिना सोचे सीधा स्कूल के पीछे वाली एली की तरफ चला गया। जब मैं मेन गेट के आगे से गुजरा तो स्कूल के स्टूडेंट्स मुझे हैरानी और एडमिरेशन से देखने लगे। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने चुपके से मेरी फोटो लेने के लिए अपने फोन्स तक निकाल लिए। मैंने एक की आवाज सुनी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां 2 फीमेल स्टूडेंट्स खड़ी थी। उनमें से एक का फोन मेरी तरफ पॉइंट कर रहा था। जैसे ही मैंने मुड़कर देखा, मेरी परफेक्ट फ्रंट फेस की फोटो क्लिक हो गई। फोन पकड़े हुए लड़की कंप्लीटली फ्रीज हो गई। इतनी पास से मेरे हैंडसम चेहरे को देखकर उस लड़की का चेहरा तुरंत लाल हो गया। मैंने स्माइल करते हुए कहा, क्लासमेट, ऐसे चुपके से फोटो खींचना बुरी आदत होती है। जैसे ही उस लड़की ने मुझे उसकी तरफ स्माइल करते देखा, उसे लगा जैसे उसके दिमाग में पटाखे फूट रहे हों। उसका चेहरा पूरा लाल हो गया। वो कांपते हुए अपने फोन को पकड़े रही और बोली, सॉरी, मैं इसे अभी डिलीट कर देती हूँ। मेरे वहां से निकलने के बाद दोनों लड़कियों ने एक दूसरे को देखा और उनके चेहरे पर पूरी तरह से फंगीर वाले एक्सप्रेशंस थे। ये किस स्कूल का लड़का है? खत्म भाई, मुझे इसका नंबर चाहिए। मैं उस छोटी सी एली में पहुंच गया जहां से बाई निंगबिंग अक्सर गुजरती थी और दीवार के सहारे खड़ा होकर वेट करने लगा। सुबह की हवा बहुत फ्रेश थी, बिल्कुल मेरे मूड की तरह। 30 मिनट तक वेट करने के बाद कॉर्नर से किसी के तेजी से भागने के सुनाई दिए। साथ ही सू वांड्रो के जोर जोर से सांस लेने की आवाज आई। सिस्टर बाई, मेरा वेट करो। मेरे चेहरे की स्माइल और गहरी हो गई। मैं कॉर्नर की तरफ गया और बिल्कुल वैसा ही हुआ। मैंने बाई निंगबिंग की आवाज सुनी। मैंने कहा था ना जल्दी उठ जाओ, पर तुम मेरी सुनते ही नहीं हो। फुटस्टेप्स पास आ रहे थे। मैंने अपनी पोजीशन सेट की और मन में काउंटिंग शुरू कर दी। वो आ गई। मैंने तुरंत एक छोटा सा स्टेप पीछे लिया। बाई निंगबिंग पीछे मुड़कर सू वेंड्रो से बात करते हुए आगे भाग रही थी। कॉर्नर टर्न करते ही अचानक वो मुझसे टकरा गई। फिर एक हल्की सी चीख मेरे कानों में आई। वो झटके से आगे मुड़ी, पर उसकी बॉडी आउट ऑफ कंट्रोल होकर आगे की तरफ गिरने लगी। मैंने जल्दी से अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसे खींच लिया, सही टाइम पर उसकी कमर को सपोर्ट करते हुए। मैंने मन ही मन सोचा, ओके परफेक्ट, ये तो बिल्कुल किसी आइडल ड्रामा जैसी मीटिंग है। बाई निंगबिंग हैरानी से मेरे परफेक्ट हैंडसम चेहरे को देख रही थी। एक सेकंड के लिए वो इतनी ज्यादा इंप्रेस हो गई कि रिएक्ट करना ही भूल गई। मैंने क्लियरली बाई निंगबिंग के एक्सप्रेशंस में चेंज नोटिस किया। मैं उसे जितना जानता था उसके हिसाब से ये कमीनी पक्का मेरे लुक्स पर लटू हो गई थी। बाई निंगबिंग ने पहली बार इतना हैंडसम लड़का देखा था। उसका दिल अचानक से बहुत तेजी से धड़कने लगा होगा। उसने कई बार नर्वस होकर अपना थूक निगला। सू वेंड्रो ने आखिरकार उसे कैचअप कर लिया। बाई निंगबिंग को मेरी बाहों में देखकर उसके मुंह से हैरानी में चीख निकल गई। बाई निंगबिंग होश में आई और उसने जल्दी से मुझे छोड़ दिया। उसके खूबसूरत चेहरे पर अभी भी हल्के हल्के पसीने की बूंदें थी। सॉरी, मेरा वो इंटेंशन नहीं था, थैंक यू। होश में आने के बाद बाई निंगबिंग फिर से अपने उस ठंडे और घमंडी रूप में आ गई। उसके एक्सप्रेशंस बहुत तेजी से चेंज हुए थे। अगर मैंने उसे ध्यान से ऑब्जर्व नहीं किया होता तो मैं पक्का उसके इस छोटे से चेंज को नोटिस नहीं कर पाता। मैंने स्माइल करके सिर हिलाया। तुम्हें चोट नहीं लगी ना? बस ये काफी है, अगली बार थोड़ा ध्यान रखना। एक प्यार भरी लाइन बोलकर मैं वहां से पलट कर चला गया। साइड में खड़ी सू वेंड्रो तो जैसे पत्थर की बन गई थी। भाई क्या हैंडसम बंदा है। वो अपनी नजरें मुझसे हटा ही नहीं पा रही थी। जब तक वो अपने होश में आई मैं जा चुका था। उसने एक्साइटमेंट में बाई निंगबिंग का हाथ हिलाते हुए पूछा, सिस्टर बाई, वो हैंडसम लड़का कौन था? बाई निंगबिंग ने मेरी दूर जाती हुई पीठ को देखा होगा। मैं उस आकर्षक व्हाइट शर्ट में था जो जैसे सीधा बाई निंगबिंग के दिल में खिल गया हो। अचानक से उसकी सारी जल्दी गायब हो गई। वो धीरे धीरे मेरे पीछे चलने लगी और बस इतना
इतना डिस्टेंस बनाए रखा कि वो मेरी पीठ आराम से देख सके। मैंने अपना फोन निकाला। अपने बाल ठीक करने के बहाने मैंने अपने पीछे आती हुई बाई निंगबिंग को देख लिया। मेरी आंखों में स्माइल साफ झलक रही थी। तो वो जो भी कहती थी सब सच था। उसने पहली नजर में ही मुझसे प्यार कर लिया था। वो मेरे प्यार में आउट ऑफ कंट्रोल थी। एक और चांस मिलने पर भी सब कुछ वैसा ही है। जब बाई निंगबिंग ने मुझे स्कूल गेट के अंदर जाते हुए देखा तो पक्का उसके दिल में पटाखे फूट रहे होंगे। वो सोच रही होगी, क्या ये कोई नया ट्रांसफर स्टूडेंट है? इतना हैंडसम लड़का अगर पुराना स्टूडेंट होता तो ये बात पूरे स्कूल में आग की तरह फैल चुकी होती। बेई निंगबिंग ने अपने होठों पर जीभ फेरी और उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी स्माइल छिपाई। फिर उसने तेज कदम बढ़ाए। स्कूल के गेट पर गार्ड अंकल ने हाथ आगे बढ़ाकर उसे और सू वैंड्रो को रोक लिया। स्टूडेंट्स, तुम दोनों लेट हो, अपना क्लास नंबर और नाम लिखो और फिर जाओ। गार्ड के रोके जाने वाले इन कुछ मिनट में मैं उसकी नजरों से बिल्कुल ओझल हो गया। उसके दिल में बेचैनी बढ़ गई होगी। उसे लग रहा था कि ये गार्ड बिल्कुल बेकार में बीच में आ गया है। हेल्पलेस होकर उसने रजिस्टर में अपना नाम और क्लास लिखी और फिर तेजी से आगे भागी। सू वैंड्रो बस साइन करने ही वाली थी कि उसने बेई निंगबिंग का लिखा हुआ नाम देखा और अचानक से चीख पड़ी। रजिस्टर पर लिखा था क्लास 3 सू वैंड्रो। उसने अपने मन ही मन अपनी प्यारी बेस्ट फ्रेंड को बहुत बद्दुआएं दी होंगी। गार्ड अंकल के घूरते हुए सू वैंड्रो ने बेई निंगबिंग का नाम लिख दिया। हम सब बेस्ट फ्रेंड्स ही तो हैं, ब्लेम शिफ्ट करना किसको नहीं आता। गार्ड अंकल की मेहरबानी से बेई निंगबिंग मुझे फॉलो नहीं कर पाई। वो ठंडे चेहरे के साथ वापस अपनी क्लास में चली गई। पर मैं जानता था उसके माइंड में मेरे साथ उस एली वाले सीन की झलक घूम रही होगी। उसके खूबसूरत चेहरे पर ब्लश आ गया होगा। उसका छोटा सा दिल तेजी से धड़क रहा था। काश मैंने बात करके उसका नंबर मांग लिया होता। पर क्या ऐसा करने से मैं थोड़ी डिसअपॉइंट नहीं लगती? आरग कितना एनोइंग है। बेई निंगबिंग थक हार कर अपनी डेस्क पर लेट गई। आगे बैठी सू वैंड्रो को अचानक कुछ याद आया। उसने पीछे मुड़कर बेई निंगबिंग की तरफ देखा। सिस्टर बेई, क्या कुछ देर में तुम्हारा वो बचपन का मंगेतर हमारी क्लास में ट्रांसफर होने वाला है? बेई निंगबिंग को बचपन का मंगेतर सुनकर इरिटेशन हुई। उसने नाखुश होकर सू वैंड्रो को देखा। मैंने कहा था ना, वो बस बड़े बुजुर्गों का एक मजाक था। तुम क्यों इसमें इंटरेस्ट ले रही हो? अगर तुम्हें वो इतना पसंद है तो तुम ही रख लो। वेट, फैंग युआन भी तो आज ही ट्रांसफर होने वाला था। बेई निंगबिंग को अचानक याद आया, लिन हाई स्कूल में एडमिशन इतना इजी नहीं था। एक साल में यहाँ वैसे ही बहुत कम ट्रांसफर स्टूडेंट्स आते थे। स्कूल में अचानक एक हैंडसम लड़का आ गया जिसने उसके दिल की घंटी बजा दी और उसका वो मंगेतर भी आज ही ट्रांसफर होकर आ रहा है। ऐसा कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। बेई निंगबिंग को अचानक से मेरे पहले वाले उस डार्क स्किन टोन की याद आई होगी। उसने तुरंत अपना सिर हिलाया और इस आइडिया को इग्नोर कर दिया। बेई निंगबिंग के इन्हीं कुछ मिनट्स के जोन आउट होने के बीच क्लास के कुछ लड़कों ने हिम्मत करके उसे ब्रेकफास्ट ऑफर किया। बेई निंगबिंग को मना न करते देख वो लड़के खुशी से वहां से भाग गए। वो ऐसे एक्साइटेड थे जैसे उन्हें कोई खजाना मिल गया हो। बेई निंगबिंग जब अपने होश में आई तो उसने देखा कि उसकी डेस्क पर कई सारे ब्रेकफास्ट पैकेट्स पड़े हैं। उसकी खूबसूरत आईब्रोज ऊपर उठ गई। उसकी एक्सप्रेशन कोल्ड हो गई। ये सब वापस ले जाओ, थैंक यू। बेई निंगबिंग के मुंह से ऐसी ठंडी आवाज सुनकर वो बेचारे लड़के मायूस होकर वापस आके अपना अपना नाश्ता उठाकर ले गए। दूसरी तरफ टीचर्स ऑफिस में होम रूम टीचर हान मिन मेरे पुराने एकेडमिक रिकॉर्ड्स चेक कर रही थी। लैंग्वेज पेपर छोड़कर लगभग हर सब्जेक्ट में मेरे फुल मार्क्स थे। पर ये सिर्फ एलआई सिटी के एक ऑर्डिनरी हाई स्कूल के मार्क्स थे। इसे कैपिटल सिटी के सबसे बेस्ट लिन हाई स्कूल से कंपेयर करें तो अभी भी थोड़ा डिफरेंस तो होगा ही। और क्लास 1 लिन हाई स्कूल की सबसे बेस्ट क्लास थी। इस क्लास के काफी स्टूडेंट्स डायरेक्ट टॉप यूनिवर्सिटीज जाते थे। अगर उनकी अपनी सिस्टर इन लॉ ने मुझे स्पेशली रेकमेंड ना किया होता तो वो किसी भी हाल में मुझे क्लास 1 में आने की परमिशन नहीं देती। ऐसा नहीं था कि वो मुझे लो समझती थी, बल्कि सच तो ये था कि क्लास 1 का सिलेबस काफी स्पीड से चल रहा था। उन्हें डर था कि अगर मैं कैचअप नहीं कर पाया तो मेरे पहले के अच्छे मार्क्स भी बर्बाद हो जाएंगे। टीचर हानमिन ने मेरी तरफ देखकर कहा, फैंग युआन, मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ किस लिए आए हो, पर मैं तुम्हारी होम रूम टीचर हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम उन बातों के बारे में इतना ना सोचो। तुम्हारा मेन फोकस अभी पढ़ाई होना चाहिए। अगर मंथली एग्जाम में तुम्हारे मार्क्स मेरे बताए गए मिनिमम लिमिट तक नहीं आए तो तुम चाहे कोई भी क्यों ना हो, तुम्हें नॉर्मल क्लास में भेज दिया जाएगा। इसमें तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मैं जानता था कि टीचर हानमिन बाहर से टफ पर अंदर से एक बहुत सॉफ्ट हार्टेड इंसान है जो अपने स्टूडेंट्स को लेकर बहुत रिस्पॉन्सिबल है। ये सुनकर मैंने स्माइल करके सिर हिलाया और कहा, थैंक यू टीचर हान, मैं पक्का मेहनत करूंगा और ट्राई करूंगा कि क्लास के टॉप 10 में आ सकूं। टीचर हानमिन अपनी बात खत्म करके मुझे क्लास में ले गई। मैं टीचर हानमिन को फॉलो करते हुए उस सेम फेमिलियर क्लास 1 की तरफ चला गया जो मेरी मेमोरी में थी। क्लास में एंटर होने से पहले टीचर हानमिन रुक गई। पीछे मुड़कर उन्होंने मेरे क्लीन और हैंडसम चेहरे को देखा, अपना मुंह खोला और थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, कुछ देर में मैं किसी क्लासमेट को बोलकर तुम्हें स्कूल यूनिफॉर्म भिजवा दूंगी। आगे से स्कूल में हमेशा यूनिफॉर्म पहनना। मैंने हंसते हुए अपना सिर हिलाया।
ठीक है टीचर। मेरी ये स्माइल लिटरली बहुत डैज़लिंग और ब्राइट थी। टीचर हानमिन ने अपना चेहरा स्ट्रिक्ट बनाते हुए आगे ऐड किया, और सुनो, हर टाइम बेवजह ये स्माइल मत करते रहना। मैंने अपने दिल में सोचा, मैं क्या करूं अब मैं हैंडसम हूं तो उसमें मेरी क्या गलती। टीचर हानमिन के पीछे पीछे मैंने क्लास में कदम रखा। जो स्टूडेंट्स पहले धीरे आवाज में एक दूसरे से बात कर रहे थे, उनकी तो जैसे आवाज ही गायब हो गई। पूरी क्लास में अचानक से पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया। लास्ट रो में बैठी बाई निंगबिंग पूरी तरह से शांति में थी। उसकी सुंदर आंखें बिना पल के झपकाए पोडियम पर खड़े मुझे ही देख रही थी। उसका दिल आउट ऑफ कंट्रोल होकर और तेज धड़कने लगा। टीचर हानमिन ने देखा कि क्लास के सारे लड़के और लड़कियां किस तरह मुझे घूरकर हैरान हो गए हैं, तो उन्होंने थोड़ा परेशान होकर ताली बजाई। आज मैं तुम सबको एक नए ट्रांसफर स्टूडेंट से मिलवाने वाली हूँ। इनका नाम फैंग युआन है। आज से ये हमारी क्लास के नए मेंबर हैं। तो यही फैंग युआन है। बाई निनिंगबिंग को लगा कि किसी ने उसके सर पर हथौड़ा मार दिया हो। ये लड़का सच में फैंग युआन निकला, मेरा वो बचपन का मंगेतर। उसी वक्त सू वैनरू जानबूझकर पीछे की तरफ झुकी और चेहरे के साथ बाई निनिंगबिंग से बोली, निनिंगबिंग, तुमने थोड़ी देर पहले जो कहा था उस पे कायम हो ना? ये बचपन का मंगेतर तुम अब मुझे दे सकती हो। ये वही सुपर हैंडसम लड़का है ना जो हमें थोड़ी देर पहले एली में मिला था। बाई निंगबिंग के दिल में अचानक एक अजीब सी बेचैनी हुई। मैं दे तो दूं, पर सामने वाले को तुम पसंद भी आनी चाहिए ना, सू वैनरू ने कहा। जब तक तुम्हें ये पसंद नहीं है तब तक मैं इसको जरूर पटा लूंगी। अब वो मुझे मिलेगा या नहीं वो अलग बात है। बाई निंगबिंग का मूड और ज्यादा खराब हो गया। उसने उसे धक्का दे दिया। हटो यहाँ से, मुझे पढ़ने दो और डिस्टर्ब मत करो। उसने अजीब फील करते हुए अपनी फॉरेन लैंग्वेज की बुक उठाई और उन वर्ड्स को देखने लगी जो उसे पहले से ही रटे हुए थे। मुझे बाई निंगबिंग के साथ वाली सीट अलॉट की गई। फिर मैं अपना बैग पीठ पर टांग कर बाई निंगबिंग के बगल में गया। जब क्लास के बच्चों ने देखा कि मैं बाई निंगबिंग का डेस्क मेट बन गया हूँ, तो क्लास के लड़कों और लड़कियों को एक सेकंड के लिए समझ नहीं आया कि उन्हें किस बात पर ज्यादा जेलस होना चाहिए। बाई निंगबिंग फॉरेन लैंग्वेज बुक लेकर सीधा देख रही थी। उसके उस कोल्ड चेहरे पर साफ साफ लिखा था, कोई करीब मत आना। जब मैं उसके बगल में बैठा तो मैंने उसकी तरफ एक नजर देखा। बाई निंगबिंग बाहर से पूरी तरह शांत दिख रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो सच में नर्वस होके थूक निकल रही थी। पहली क्लास फॉरेन लैंग्वेज की थी जो टीचर हान मिन की थी। वो जनरली पूरा लेक्चर उस फॉरेन लैंग्वेज में ही बोलकर पढ़ाती थी, पर ये सोचकर कि कहीं मैं कैचअप ना कर पाऊं, उन्होंने स्पेशली पूरी बात को हमारी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया और मैं शांति से अपने नोट्स लिख रहा था और सच में सीरियसली पढ़ भी रहा था। जल्दी ही क्लास खत्म होने की बेल बजी। टीचर हानमिन ने क्लास डिसमिस की और बाहर चली गई। मैंने अपना सिर घुमाकर बाई निंगबिंग की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। हेलो, मेरा नाम फांग युआन है। ये कोई नॉर्मल इंट्रो जैसा नहीं था। मेरी आवाज में एक नेचुरल सा अपनापन था। बाई निंगबिंग को पता था कि इसका रीजन क्या था। आखिरकार हम दोनों अच्छी तरह जानते थे कि हम दोनों के बीच बचपन का रिश्ता तय हो चुका था। उसने बड़ी ठंडक के साथ मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। हमारी उंगलियों के टिप्स एक सेकंड के लिए मिले और फिर दूर हो गए। बाई निंगबिंग बाहर से भले ही कोल्ड एक्ट कर रही थी, पर अंदर ही अंदर वो चीख रही थी, मैं हैंडल नहीं कर सकती। मेरा दिल इतनी तेजी से क्यों धड़क रहा है? मुझे खुद पर कंट्रोल करना होगा। क्लास के बच्चे मुझसे ज्यादा फैमिलियर नहीं थे, इसलिए डायरेक्ट आकर बात करने में हिचकिचा रहे थे, पर चुपके चुपके सब मुझे ही ऑब्जर्व कर रहे थे। मुझे इतनी हिम्मत के साथ बाई निंगबिंग से हाथ मिलाते देख सबके दिल डर से कांप गए। कहीं इस हैंडसम नए लड़के ने आते ही बाई निंगबिंग पर लाइन तो नहीं मार दी। दूसरी तरफ बाई निंगबिंग को डर था कि कहीं कोई उसके दिल का हाल ना समझ ले, इसलिए उसने अपने खूबसूरत चेहरे को एकदम सख्त बना लिया था। उसका नेचुरली ठंडा चेहरा इतना टाइट हो गया था कि उससे एक अजीब सी खतरनाक वाइब आने लगी थी। सबको यही लगा कि बाई निंगबिंग गुस्से में आ गई है। सू वॉनरो को लगा कि बाई निंगबिंग इरिटेट हो रही है। उसे पता था कि बाई निंगबिंग को अपने इस बचपन के मंगेतर से नफरत है, इसलिए अपने मन में उसकी चॉइस को ताने मारते हुए वो मुझे बचाने आगे आई। फंग युआन, हेलो। मैंने उस भोली भाली सू वॉनरो को देखकर हल्की सी स्माइल दी और बोला, हेलो। सू वॉनरो तो बस मुझे उस आग में जलने से बचाना चाहती थी। उसे डर था कि कहीं बाई निंगबिंग मुझ पर भड़क ना जाए, पर उसने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं उसे देखकर स्माइल करूंगा। मेरी इतनी हैंडसम स्माइल देखकर सू वॉनरो का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसका तो मन कर रहा था कि जमीन पर लेटकर खुशी से लोटपोट हो जाए। समझ नहीं आने पर कि आगे क्या बोले, उसने सीधा अपने दिमाग में आने वाली एक लौती इंफॉर्मेशन बोल दी। वो, मैंने सुना है तुम्हारा और बाई निंगबिंग का बचपन का रिश्ता तय है। बाई निंगबिंग ने दिखावे के लिए तो सू वॉनरो को घूर कर देखा, पर अंदर ही अंदर वो बहुत ज्यादा खुश थी। बाकी क्लास वाले ये बात सुनकर इतने हैरान हो गए कि उनकी बोलती ही बंद हो गई। भाई क्या बकवास है, सच में ये लौंडा बाई निंगबिंग का बचपन का मंगेतर है? ओए होए, क्या यही अमीरों वाली खुशी होती है? बाई निंगबिंग अचानक थोड़ी नर्वस हो गई। उसने अपना एक हाथ चिन पर रखा जिससे उसका खूबसूरत साइड प्रोफाइल दिख रहा था और जानबूझकर मेरी तरफ देखना अवॉइड किया। मैं बाई निंगबिंग के इस कोल्ड एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व कर रहा था
और मन में सोचा कि ये छोटी लड़की सच में कितनी बाप लेवल एक्टिंग करती है। फिर मैंने तुरंत हंसते हुए कहा, अरे वो तो बस बड़े बुजुर्गों का एक मजाक था। आज के जमाने में इन बातों को कौन मानता है। मैं तो यहाँ सिर्फ मेहनत से पढ़ने और खुद को बेटर बनाए आया हूँ। एक ठंडे तीर ने सीधा बाई निंगबिंग के दिल पर निशाना लगाया। उसका सख्त चेहरा उतर गया और उसे अंदर से थोड़ा बुरा लगा, पर वो भी हार मानने वालों में से कहा थी। उसने एटीट्यूड में आकर ठंडी आवाज में कहा, तुम्हारी ऐसी ही सोच रहे तो सबसे बेहतर है। उसकी बात खत्म होते ही सू वॉनरो तुरंत आगे बोली, वाओ, तब तो ये सच में बहुत बढ़िया बात है। पहले बाई निंगबिंग ने भी मुझसे यही कहा था कि वो मर जाएगी, पर घर वालों का ये अरेंज किया हुआ चक्कर कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। बाई निंगबिंग ने दबे हुए गुस्से से सू वॉनरो को घूरा और मन में गाली दी, तुझे किसने बोला था अपनी पंचायत लाने को? तेरा ये मुंह ढंग की बात क्यों नहीं बोल पाता? मैंने बाई निंगबिंग का चेहरा उतरते हुए क्लियरली देखा था। मेरी आंखों में हंसी साफ झलक रही थी। सच कहूं तो मुझे भी घर वालों के फैसले मानना बिल्कुल पसंद नहीं है। ये सुनकर बाई निंगबिंग ने अपनी खूबसूरत आईब्रोज सिकोड़ ली, अपना चेहरा टाइट करके डेस्क पर सिर रखकर सोने की नकल करने लगी। पर मेरी वो हैंडसम स्माइल देखने के बाद उसके दिल में पटाखे फूट रहे थे। उसका भी मन कर रहा था कि वो मजे से जमीन पर लोटपोट होने लगे। उसके बाद उसकी बेस्ट फ्रेंड सू वेनेरो ने मुझसे बाकी टॉपिक्स पर बात की। पढ़ाई की बात आने पर सू वेनेरो ने मेरी फिक्र दिखाते हुए पूछा, फंग युअन, तुम्हारे पुराने स्कूल में तो ठीक ठाक मार्क्स आते ही होंगे, पर लिन हाई स्कूल के पेपर बच्चों की रूह कपा देते हैं, स्पेशली हमारी क्लास 1 के। अगर एग्जाम में तेरे मार्क्स खराब आए तो पहले ही गुस्सा मत होना, और कुछ समझ ना आए तो आराम से मुझसे पूछ लेना। थैंक यू। मैंने उसकी तरफ पानी की एक बोतल बढ़ाई, ये लो पियो। सू वेनेरो ने खुशी खुशी पानी की बोतल ले ली। तब तो मैं नखरे नहीं दिखाऊंगी। मैं अपनी होमरूम टीचर को जितना जानती हूँ उस हिसाब से तुम 20 साल में ट्रांसफर होकर आए हो, तो उन्होंने पक्का तुम्हारे मार्क्स को लेकर कोई शर्त रखी होगी। तुमने उन्हें क्या जवाब दिया? मैंने स्माइल करते हुए सिर हिलाया और बोला, मैंने हवा में ज्यादा नहीं उड़ा, बस इतना बोला कि क्लास के टॉप 10 में आने की पूरी कोशिश करूंगा। पिछली लाइफ में मुझे मार्क्स के लिए सच में कुत्तों वाली मेहनत करनी पड़ी थी, पर इस जन्म में ऐसी मेहनत नहीं पड़ेगी। आखिरकार पिछली लाइफ में मैं रोते रोते डबल PhD डिग्री निकाल ही चुका था। सू वेनरो ने पानी का घूंट मारा ही था कि अचानक बाहर थूक दिया। उसकी शक्ल बहुत अजीब लग रही थी। दूसरी तरफ बाई निंगबिंग भले ही डेस्क पर सिर रखकर सोने की एक्टिंग कर रही थी, पर उसकी नींद उड़ चुकी थी। हमारी बातें सुनकर बाई निंगबिंग ने माथे पर बल डाले। क्लास के टॉप 10 में? बाई निंगबिंग हर एग्जाम में हमेशा फर्स्ट आती थी। उसे प्रेशर क्या होता है पता ही नहीं था, पर उसे मालूम था कि लिन हाई स्कूल का कंपटीशन कितना भयानक होता है। सुबह से आधी क्लासेस निकल गई थी। बाई निंगबिंग ने मुझे लगातार नोट्स बनाते हुए देखा, एकदम सीरियस होके। उसने अपने होंठ दबाकर सोचा, इतनी मेहनत कर रहा है, अगर बाद में रैंक लास्ट आ गई तो रो पड़ेगा ना। फिर उस पे फेक तरस खाकर उसने अपने बनाए हुए पुराने नोट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की नोटबुक उठाकर मुझे थमा दी। मैंने हैरानी से हाथ में पकड़ी नोटबुक को देखा और पूछा, ये क्या है? जब बाई निंगबिंग की आंखें मेरी हंसती हुई आंखों से टकराई तो उसे लगा जैसे मैंने उसका दिमाग पढ़ लिया हो। उसने तुरंत अपने चेहरे को सख्त कर लिया और बिना किसी एक्सप्रेशन के ठंडेपन से बोली, ज्यादा दिमाग मत लगाना, मेरी मॉम ने मुझे पढ़ाई में तुम्हारा ख्याल रखने को बोला है। इनमें वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो एग्जाम में आते हैं। अगर तुम नहीं चाहते कि कोई तुम्हारी क्लास में औकात याद दिलाए तो इनको प्रॉपरली पढ़ने में टाइम लगाओ। थैंक यू। मुझे उस डॉगी जैसी नखरे वाली लड़की के अंदर का हाल ठीक ठीक पता था, इसलिए मुझे अंदर ही अंदर बड़ा मजा आ रहा था। मैंने उसे एक हैंडसम सी किलर स्माइल दी। बाई निंगबिंग उस चमकती स्माइल को देखकर थोड़ी अनकंफर्टेबल हो गई और उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। पर मेरा और बाई निंगबिंग के बचपन के रिश्ते वाली इस बात के जैसे पंख निकल आए थे और वो उड़ उड़कर पूरे स्कूल में फैल चुकी थी। बाई निंगबिंग अमीर थी, टॉपर थी और स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की थी, एकदम लॉन्डो की ड्रीम गर्ल। अचानक ये पता चलना कि उसका एक बचपन का मंगेतर आ गया है और वो भी एकदम भौकाली और हैंडसम, तो भला कोई शांत कैसे बैठ सकता था। क्लास 18 के लिन हाउतिया ने अपने झुंड के चमचों के साथ मिलकर मुझे वॉशरूम में घेर लिया। मेरा बाप लेवल का हैंडसम चेहरा देखकर लिन हाउतिया के अंदर जेलसी भी पैदा नहीं हो पाई। माँ कसम, दोनों का लेवल ही अलग है, जलन भी कैसे फील करो। उसने एकदम गुंडे वाले रूप में गुस्से से बोला, तू ही है फेंग युआन, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे और बाई निंगबिंग के परिवार के बीच क्या रिश्ता है। तू चुपचाप बाई निंगबिंग से दूर रहेगा, वरना मैं तेरा वो हाल करूंगा कि तू याद रखेगा। पर मैं तो बिल्कुल भी नहीं डरा, क्योंकि मैं बचपन से ही इतना भयंकर हैंडसम था। मेरे माँ बाप को हमेशा डर रहता था कि कोई मुझे रास्ते में बुली ना करे, इसलिए उन्होंने मुझे हमेशा फाइटिंग और मार्शल आर्ट सिखाई थी। मैंने एकदम हीरो स्टाइल में ग्रेसफुली अपनी रिस्ट को रोटेट किया और पूछा, क्लासमेट पिटना है क्या? लिन हाउतिया मेरा ये चिल और बैड एस एटीट्यूड देकर हैरान रह गया।
उसने ठंडे दिमाग से नखरे में कहा, क्यों बे, तुझे लगता है तू मुझसे लड़ पाएगा? अपने इन पतले दुबले हाथ पैरों पर तरस खा और हीरो बनने की कोशिश मत कर। तू बस ये प्रॉमिस कर कि आज के बाद बाई निंगमिंग से दूर रहेगा और मैं तेरा कोई कचुम्बर नहीं निकालूंगा। उसकी बात खत्म होते ही, इससे पहले कि लिन हाउतियां कुछ समझ पाता, मैंने हवा की स्पीड से एक झटके में उसका कॉलर दबोच लिया और उसको दीवार पर पटक दिया। लिन हाउतियां का दिमाग सुन्न पड़ गया था। उसकी पीठ जब जोर से दीवार से टकराई तो उसे एक गजब का एसिड जैसा दर्द महसूस हुआ। उसके सारे चमचे भी फुल हैरानी में औकात भूल गए थे, क्योंकि मेरी स्पीड इतनी तेज थी कि उन्हें हवा ही नहीं लगी। वो साले तो इंतजार कर रहे थे कि मैं कब डर के मारे कांपूंगा, पर एक ही ब्लिंक में मैंने उनके बॉस को दीवार पर गाड़ दिया था। मैंने अपने चेहरे पर वही हैंडसम सी स्माइल मेंटेन रखी और धीरे से लिन हाउतियां के कान के पास जाकर हल्की आवाज में बोला, तेरी इस चिंदी नूब जैसी औकात के साथ तू मुझसे लड़ना चाहता है? छोटे बच्चे, जाके ठीक से पढ़ाई कर और इंसान बन, वरना मैं तुझे इतना गंदा धोऊंगा कि तेरी माँ भी तेरी लाश पहचानने से इनकार कर देगी। लिन हाउतियां ने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं उसे एक सिंगल हाथ से हवा में उठा दूंगा। साइड में खड़े उसके लौंडे अब तक होश में ही नहीं आए थे, पूरी तरह ब्लैंक थे। भाई लग गए, लगता है किसी भौकाली बंदे से पंगा ले लिया। लिन हाउतियां का चेहरा हरा पड़ गया था। अबे मुझे नीचे उतार, पर वो गुंडा लड़का अपनी बेइज्जती कहाँ होने देता। उसने अपनी फटी हुई हालत एक्सेप्ट नहीं की और अपनी आंखों में एक गुस्सा दिखाने की एक्टिंग की। ठीक है, मैंने उसके गालों को हल्के से थपथपाया और मेरे चेहरे पर एक यमराज वाली हंसी थी। आज यहाँ जो औकात का नाच हुआ उसकी भनक बाहर किसी को नहीं लगनी चाहिए, वरना मैंने आगे की बात खत्म नहीं की, पर समझने वाले सब समझ चुके थे। लिन हाउतियां का सारा भौकाल खत्म हो चुका था और वो चुपचाप पतली गली से निकलना चाहता था, और मेरा भी उसे और कूटने का कोई मूड नहीं था। पर किस्मत भी सच में बड़ी कुतिया चीज है। बाहर से अचानक सू वानरो की जोर की चीख सुनाई दी, अरे बहन, बाई निंगबिंग, वो लड़कों का वॉशरूम है। गजब पनौती लग गई। अभी तो बाई निंगबिंग का मेरे प्यार में पागल होकर दीवार से टकराना शुरू ही हुआ था, उससे पहले मैं उसे अपना ये फाइटर वाला रूथलेस रूप कैसे दिखा सकता था। मैंने एकदम से टर्न लिया, लिन हाउतियां का हाथ पकड़ा और उसे अपना कॉलर पकड़ने पर मजबूर कर दिया। मैं खुद अपने पैरों के बल लटक गया और सिर पीछे की तरफ डाल लिया। बाई निंगबिंग जैसे ही अंदर आई, उसने ठीक यही नाटक वाला सीन देखा। उसके अंदर अचानक से गजब का गुस्सा फूट पड़ा। लिन हाउतियां, कमीने, अभी की अभी छोड़ उसे। वाह, हीरो ने ब्यूटी को नहीं, ब्यूटी ने हीरो को बचाया। मैं अंदर ही अंदर खुशी से रो पड़ा था। मतलब मेरी नखरे वाली सच में पहले दिन से ही मेरी फिक्र करती थी। लिन हाउतियां बुरी तरह डर गया था और उसने झटके से अपना हाथ छोड़ दिया। सपोर्ट ना होने की वजह से मैं दीवार से नीचे फिसल गया, जैसे मैं पूरी तरह लाचार होकर गिरने वाला हूँ। बाई निंगबिंग तुरंत भाकर आई और उसने मुझे थाम लिया। तुम ठीक तो हो? उसकी आवाज में एक नेचुरल सी घबराहट साफ दिख रही थी। मैंने अपना सिर हिलाया, थोड़ा उदास पर जिद्दी एक्सप्रेशन बनाते हुए बोला, मैं ठीक हूँ। ये पूरा ओवर एक्टिंग वाला ड्रामेबाज सीन देखकर लिन हाउतियां और उसके सारे चमचों के मुंह खुले के खुले रह गए। उनके अंदर बस वही ठेठ गालियां निकल रही थी। भाई, ये लौंडा इतना गंदा ड्रामेबाज कैसे हो सकता है? बाई निंगबिंग इतनी भयंकर गुस्से में थी, उसने पलटकर लिन हाउतियां को ऐसी ठंडी नजरों से देखा कि कोई वही मर जाए। लिन हाउतियां, ये तेरा कौन सी बार का नाटक है? जो भी लड़का उसके आसपास मंडराता था, लिन हाउतियां किसी न किसी को भेजकर उसे कूट देता था। उसे उन लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, पर वो ये भी नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से कोई बेकार में पिटे। भाई कसम से, मैं मासूम हूँ, पूरी गलतफहमी है। लिन हाउतियां चिल्लाना चाहता था कि उसने मुझे हाथ तक नहीं लगाया, पर मैंने बाई निंगबिंग के पीछे से उसकी तरफ ठीक एक मौत वाली कातिल हंसी दे दी। वो स्माइल इतनी डेंजरस थी कि लिन हाउतियां को लगा जैसे मैं उसका वही कत्लेआम कर दूंगा। उसकी इतनी फट गई कि उसके मुंह से एक आवाज तक नहीं निकल पाई। बाई निंगबिंग ने कोल्ड चेहरे के साथ गुस्से में लिन हाउतियां से कहा, तेरा हिसाब मैं बाद में लूंगी। लिन हाउतियां सफाई देना चाहता था, पर उसके पाँव पहले से इतने थे, और वैसे भी उसका ओरिजिनल प्लान तो मुझे सच में पीटने का ही था। तो अब भला वो क्या ही एक्सप्लेन करता? क्या वो ये बोलता कि उसे पता नहीं था कि वो मुझसे औकात भरा मार खा जाएगा? ये तो उसकी और गंदी बेइज्जती होती। चलो, मैं तुम्हें क्लास वापस ले चलती हूँ। बाई निंगबिंग का चेहरा अभी भी ठंडा था। शायद अपना केयर करना छुपाने के चक्कर में उसने मुझे देकर बोल दिया, ज्यादा खुश मत होना। मेरी मॉम ने मुझे बोला था कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूं। अगर मैं उसकी नखरे वाली रगों से वाकिफ ना होता तो पक्का इसकी झूठी एक्टिंग में फंस गया होता। मैंने मासूमियत से सिर हिलाया और मेरे चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। तुम चिंता मत करो, मैं इस बात का कोई गलत मतलब नहीं निकालूंगा। बाई निंगबिंग अंदर ही अंदर पागल हो रही थी। उसे लग रहा था कि मेरे इस तरह स्माइल करने पर वो और ज्यादा नर्वस हो रही है। ये उसके पागल कुत्ते की तरह धड़कते हुए दिल और चेहरे के अचानक गर्म होने से साफ पता चल रहा था। उसने मेरा हाथ छोड़ दिया। मैंने पीछे मुड़कर लिन हाउतियांग को हाथ हिलाते हुए बोला, बाय बाय। मुझे उस पर बिल्कुल तरस नहीं आ रहा था। किसने कहा था इस साले को कि पढ़ाई लिखाई छोड़कर बस दूसरों को औकात दिखाने के ख्वाब देखे? लिन हाउतियां मेरी दूर जाते हुई पीठ को देकर हैरानी से अपने चमचों की तरफ मुड़ा और बोला, क्या अभी अभी उसने मेरी बेइज्जती की है? सारे चमचों ने एक साथ सिर हिलाया। हाँ भाई, बिल्कुल। मैं, बाई निंगबिंग
और सू वॉनरो एक साथ क्लास में वापस आए। रास्ते में सू वॉनरो ने टेंशन में आकर मुझसे पूछा कि कहीं उसने मेरे साथ कोई लफड़ा तो नहीं किया। मैंने एकदम चिल होकर जवाब दिया जिससे उन्हें कोई टेंशन ना हो, और बातों ही बातों में लिन हाओतियान के कचरे वाले कामों का भी जिक्र कर दिया। लिन हाओतियान को सच में औकात दिखानी जरूरी थी, पर मेरा अभी डायरेक्ट हाथ साफ करना ठीक नहीं लग रहा था। क्लास में वापस आकर बाई निंगबिंग ने अपना चेहरा सख्त कर लिया था। अपने फीलिंग्स के इस तरह आउट ऑफ कंट्रोल होने पर उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था। मुझ जैसी बड़े बाप की बेटी ने जो एक बार बोल दिया वो कभी अपने अल्फाज वापस नहीं लेती। बात सबके सामने आ चुकी है, अब इस लड़के के साथ और ज्यादा क्लोज नहीं हो सकती, वरना बाद में मेरे ग्रुप वाले मेरा मजाक उड़ा उड़ाकर मुझे मार ही डालेंगे। हैंडसम लड़कों की कोई कमी थोड़ी है, मुझे बस इस एक बचपन के मंगेतर की जरूरत नहीं है। उसने अपने दिमाग को पूरी तरह सेट कर लिया था। तभी उसे फील हुआ कि कोई उसे देख रहा है। उसने अपना ठंडा चेहरा घुमाया और मैंने अपने इस भौकाली हैंडसम चेहरे के साथ बड़ी प्यार भरी आवाज में पूछा, मेरे पास गाड़ी नहीं है बाई निंगबिंग, क्या थोड़ी देर बाद हम एक साथ घर चल सकते हैं? इतनी मीठी आवाज में ये बोलकर मेरा खुद का दिल थोड़ा कांप गया। इस नखरे वाली पर लाइन मारने के लिए मैं सच में किसी भी हद तक गिरने को तैयार था। बाई निंगबिंग बिना किसी एक्सप्रेशन के मुझे घूरती रही। उसकी काली आंखों में सिर्फ एक ठंडक दिख रही थी। उसके इस रूप को देखकर मुझे अपनी पिछली लाइफ के उन बेकार 7 साल पर तरस आ रहा था, जब मैं पागलों की तरह इसके पीछे भागता रहा। ये नखरे वाली इतनी बाप लेवल एक्टिंग करती थी। इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी कि मैं पिछली बार समझ नहीं पाया कि इसने मुझे पहली नजर में ही दिल दे दिया था। भला कौन सी लड़की अपने पहली नजर के प्यार के सामने ऐसी सड़ी हुई शक्ल बनाती है? बाई निंगबिंग ने बहुत देर तक कोई जवाब नहीं दिया। मैंने मन में एक सांस छोड़ी। लगता है अब अपना मास्टर स्ट्रोक खेलना ही पड़ेगा। मैंने शीशे के सामने पूरा एक दिन प्रैक्टिस की हुई उस किलर लुक के साथ स्माइल करके कहा, अगर तुम्हें अजीब लग रहा है या तुम्हारा मन नहीं है तो कोई बात नहीं। अभी अभी अपने दिमाग को शांत करने वाली बाई निंगबिंग मेरे इस कातिलाना रूप को देखकर दोबारा पागलों की तरह दिल धड़काने लगी। यहाँ तक कि वो अंदर ही अंदर थोड़ी घबरा भी गई। वो, ठीक है, हम एक साथ चलेंगे। ठीक है, थैंक यू। मैंने तुरंत उसे एक चमकती हुई स्माइल दी। फिर मैंने अपनी मैथ की बुक निकाली और सीरियसली रिवाइज करने लगा। भले ही ये सब मैंने पिछली लाइफ में पढ़ा था, पर इतना टाइम बीतने के बाद मैं लगभग सब भूल चुका था। बाई निंगबिंग मेरी इस हैंडसम सी स्माइल को देखकर पूरी तरह फिदा हो गई थी। उसके दिमाग में हजारों सवाल घूम रहे थे। उसे लग रहा था जैसे मैंने उसे पूरी तरह अपने कंट्रोल में कर लिया है। आगे बैठी हुई सू वेंड्रो ने चुपके से हमारी पूरी बात सुन ली थी। उसने अपना फोन निकाला और एक अमीनी सी हंसी के साथ अपने अमीर लड़कियों का ग्रुप नाम के चैट में सब कुछ फैला दिया। उसने वहां ये बॉम्ब भी फोड़ दिया कि बाई निंगबिंग मुझे घर ड्रॉप करने वाली है। ग्रुप में बाकी लड़कियां इस बात पर शर्त लगाने लगीं कि बाई निंगबिंग आखिर कब अपनी औकात पर आएगी और अपने कहे हुए अल्फाज पीछे लेगी। क्लास के टाइम बाई निंगबिंग के फोन का वॉल्यूम ऑन था और उसमें लगातार नोटिफिकेशंस की डिंग 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 आवाज आ रही थी। जब उससे और कंट्रोल नहीं हुआ तो उसने आखिरकार चैट ओपन करके देख ही लिया। मैसेजेस पढ़ते ही बाई निंगबिंग का खून खौल उठा और उसका मन किया कि किसी का मुंह तोड़ दे। उसने अपना चेहरा सख्त किया और उसकी उंगलियां तेज स्पीड में स्क्रीन पर टाइप करने लगी। मैंने आज तक अपनी बोली हुई कोई बात कब वापस ली है? तुम सब सू वेंड्रो की फालतू बातों पर ध्यान मत दो। मैं उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती, समझ आया? मैं बस उसका ख्याल इसलिए रख रही हूँ क्योंकि उसके दादाजी और मेरे दादाजी अच्छे दोस्त हैं। ग्रुप की बाकी तीनों लड़कियों ने एक साथ बस एक ही वर्ड रिप्लाई किया, ओह। उन तीनों का एक साथ वो ओ देकर बाई निंगबिंग गुस्से से लाल हो गई। वो अपनी थोड़ी इज्जत बचाने के लिए और कुछ टाइप करने ही वाली थी कि अगले ही सेकंड सू वेंड्रो ने मुझे उस ग्रुप में ऐड कर लिया। जैसे ही बाई निंगबिंग की नजर स्क्रीन पर गई, उसने देखा कि मैंने ग्रुप ज्वाइन कर लिया है। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। घबराहट ने उसके हाथ कांपे और उसने गलती से अपना टाइप किया हुआ मैसेज सेंड कर दिया। तुम लोगों का ये नाटक खत्म होगा कि नहीं? क्या मेरे पीछे लड़कों की कमी है जो मैं अपने घर वालों की पसंद को एक्सेप्ट करूंगी? मेरी बात लिखकर रख लो, इस जन्म में तो ये बिल्कुल नहीं होगा। अगर मैं गलती से भी उसके प्यार में पड़ गई तो नंगे होके पूरे ग्राउंड के चक्कर लगाऊंगी। मेरे ग्रुप ज्वाइन करने से पहले के मैसेजेस मुझे नहीं दिख रहे थे, इसलिए उस ब्लैंक चैट पर सिर्फ बाई निंगबिंग का भेजा हुआ वो लंबा चौड़ा भौकाली मैसेज चमक रहा था। और ऊपर से उसकी वो तीनों कमीनी दोस्तों ने जानबूझकर कोई और मैसेज नहीं किया ताकि उसका वो मैसेज सबसे ऊपर ही रहे। ग्रुप में एकदम शांति थी। एक सिंगल इमोजी तक नहीं भेजा किसी ने। ऐसा लग रहा था जैसे वहां सिर्फ और सिर्फ बाई निंगबिंग ही है। बाई निंगबिंग का दिमाग पूरी तरह सुन्न पड़ गया। उसने डर के मारे 2-3 बार थूक निकला। अपनी साइड आई से उसने देखा कि उसके बगल में बैठे हुए मैंने अपना फोन निकाल लिया था। उसे अंदर ही अंदर भयंकर डर लग रहा था। उसे अपनी इज्जत मिट्टी में मिलती हुई फील हो रही थी और थोड़ी घबराहट भी शुरू हो गई थी, पर वो किसी को अपना डर कहाँ दिखाने वाली थी। उसने अपनी कमर सीधी की और ऐसा मुंह बना लिया जैसे उसे इन सब से लग फर्क नहीं पड़ता। मैंने फोन हाथ में पकड़कर उसके भेजे हुए एक एक वर्ड को पूरे मजे लेकर पढ़ा। नखरे वाली,
तुझे लड़कों की कमी नहीं है ना? बड़े मजे से मैसेजेस ठोक रही है। बेटा रुक जा, एक बार जब तू मेरे प्यार में पागल होकर अपना सिर दीवार पे पटकेगी ना, तब तुझे दीवार से लगा लगा कर रगड़ूंगा। बाई निंगबिंग चुपके से मुझे देख रही थी और उसने नोटिस किया कि मैं बिल्कुल गुस्से में नहीं हूँ, बल्कि बड़े मजे से हंस रहा हूँ। मैंने ग्रुप में एक मैसेज सेंड किया, हेलो सभी को, बाई निंगबिंग तुम टेंशन मत लो, मैं कैपिटल सिटी सच में बस अपनी पढ़ाई पूरी करने आया हूँ। वो सब बस हमारे बड़े बुजुर्गों का मजाक था, तुम्हें इसे इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। बाई निंगबिंग को अपने ग्रुप में खुलकर बकवास करने की आदत थी। वहां वो कभी कुछ सोच समझकर नहीं बोलती थी। किसको पता था कि वो पागल सू वैनरो मुझे ही ग्रुप में उठा लाएगी। पर अब जब उसने अपनी सारी दोस्तों के सामने इतना बड़ा भौकाल मार दिया था, तो वो नरम कैसे पड़ सकती थी। उसने अपने उसी एटीट्यूड में मुझे रिप्लाई दिया, समझ गया तो अच्छी बात है। मैंने बाई निंगबिंग की तरफ देखकर एक स्माइल दी और जो चैट ग्रुप में चल रही थी उसे वैसे ही छोड़ दिया। मेरे इस हैंडसम चेहरे का एक एक निशाना सीधा बाई निंगबिंग के दिल पर छुरियां चला रहा था। मेरी इस कातिल स्माइल को देखकर बाई निंगबिंग एक पल के लिए पूरी तरह खो गई। जब वो होश में आई तो अगली क्लास ऑलरेडी शुरू हो चुकी थी। मैं पूरे ध्यान से क्लास अटेंड कर रहा था और अच्छे से नोट्स बना रहा था। मैं एकदम किसी टॉप लेवल पढ़ाकू बच्चे जैसा लग रहा था। बाई निंगबिंग ने अपने सख्त चेहरे के साथ मन में सोचा, दुनिया में एक से बढ़कर एक हैंडसम लड़के भरे पड़े हैं। ऐसा थोड़ी है कि मुझे अपने टाइप का कोई और नहीं मिल सकता। अभी उसके सामने इतनी बड़ी बड़ी बातें ठोक दी हैं तो इस पहले दिन के छिछोरे प्यार को ठीक करना ही पड़ेगा। मैं वैसी सस्ती लड़की थोड़ी हूँ जो किसी के पीछे रो रो कर पागल हो जाए। अगर दिल धड़का है तो उस पर कंट्रोल करना भी मुझे आता है। हाँ, यही ठीक रहेगा। अब से हम बस आम दोस्तों की तरह रहेंगे। ये ड्रामेबाजी तब तक चली जब तक कि छुट्टी की बेल नहीं बज गई। होम रूम टीचर हानमिन मेरा पढ़ाई वाला डेडिकेशन देकर अंदर से थोड़ी रिलैक्स हो चुकी थी। मैंने अपना बैग पैक किया और घर जाने के लिए निकलने लगा। बाई निंगबिंग ने आज मेरे साथ घर जाने का प्रॉमिस किया था। मेरे होठों पर एक हल्की सी इविल स्माइल आ गई। चलो घर चलते हैं। मेरी वो हैंडसम स्माइल फिर से सीधा बाई निंगबिंग के दिल में उतर गई। उसने अपने मन में गाली दी, कमीने तू इतना कातिलाना हंस क्यों रहा है। उसने बुरी तरह घबराकर अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया और एक झूठी इरिटेशन दिखाते हुए बोली, अपने हाथ पर जल्दी चला, मैं तेरे लिए यहाँ पूरी लाइफ वेट नहीं कर सकती। उसके पूरे लाल हो चुके कानों को देखकर मैंने एक सेटिस्फाइंग स्माइल दी। पागल लड़की, जिसमें सच में सब्र नहीं होता, वो अब तक कब का निकल चुका होता। थोड़ी ही देर में हम बाई फैमिली के घर पहुंच गए। बाई निंगबिंग के मॉम डैड दोनों आउट ऑफ स्टेशन गए हुए थे, इसलिए घर पर सिर्फ मैं और बाई निंगबिंग थे। हाँ, और घर के सर्वेंट्स भी थे। और पढ़ाई को छोड़कर मेरी सबसे बाप लेवल की स्किल थी खाना बनाना। मैं बाई निंगबिंग की हर पसंद और नापसंद ठीक से जानता था, इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं आज इसकी पूरी वाट लगाऊंगा। उस वक्त बाई निंगबिंग ऊपर अपने कमरे में सू वानरो के साथ गेम खेल रही थी। अचानक उसे खाने की एक मस्त सी महक ने अपनी तरफ खींच लिया। उसने हवा में नाक सिकोड़ी और सोची, ये इतनी मस्त खुशबू कहाँ से आ रही है? क्या आज आंट लियू ने खाना जल्दी बना लिया? सही टाइम पर सामने वाली टीम ने सरेंडर कर दिया था। बाई निंगबिंग ने अपना फोन टेबल पर पटका और नीचे जाके देखने का मन बनाया। वैसे भी खाने का टाइम हो ही गया था। कमरे का दरवाजा खोलते ही वो महक अब पूरी तरह से एकदम कड़क खुशबू में बदल गई थी। बाई निंगबिंग से कंट्रोल नहीं हुआ और उसने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। भाई, क्या लाजवाब महक है। डाइनिंग टेबल पर रात का खाना ऑलरेडी लग चुका था। आंट लियू ने बाई निंगबिंग को नीचे आते देखा तो हंसते हुए बोली, मिस आप आ गई, मैं बस आपको ही खाने के लिए बुलाने वाली थी। बाई निंगबिंग चलते हुए टेबल के पास आई। ये सब वही रोज के नॉर्मल डिशेस थे जो वो पहले भी खाती थी। इसमें कुछ खास नहीं था, पर असली खुशबू तो अभी भी किचन के अंदर से बाहर आ रही थी। बाई निंगबिंग ने हैरानी से पूछा, किचन में कौन कुक कर रहा है? वो मास्टर फेंग है। उन्होंने कहा कि वो कैपिटल सिटी पहली बार आए हैं और उन्हें यहाँ का खाना ज्यादा पसंद नहीं है, इसलिए वो खुद के लिए कुछ बना रहे हैं। मेरे हाथ का खाना इतना ज्यादा टेस्टी महक रहा था कि खुद मेरे भी मुंह में पानी आ रहा था। जब वो दोनों बात कर रही थी तब तक मैं अपना खाना लेकर बाहर आ गया। उसके ठीक सामने बैठकर मैंने बड़े मजे से अपना ताजा बना हुआ डिश खाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद बाई निंगबिंग ने चुपचाप अपना सिर उठाया। उसने देखा कि मेरे हाथ का बना हुआ वो मस्त खाना सिर्फ मेरी प्लेट में था और मैं पूरे मजे से उसे पेल रहा था। मैंने नोटिस किया कि बाई निंगबिंग मुझे लगातार घूर रही है। मेरी हंसी बस छूटने ही वाली थी, पर मैंने ठीक से कंट्रोल कर लिया। बाई निंगबिंग से आखिरकार रुका नहीं गया और वो बोल पड़ी, तुमने ये खाना सिर्फ अपने लिए बनाया है? मैंने सिर उठाया और पूरी मासूमियत से बोला, आंट लियू ने मुझे बताया था कि तुम्हें स्पाइसी खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए नहीं बनाया। ये सच था कि बाई निंगबिंग को घर पर तीखा खाना पसंद नहीं था, पर बाप लेवल का स्वादिष्ट खाना इस रूल में नहीं आता था। मेरी प्लेट में जो डिश रखी थी वो देखने में ही किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट की लग रही थी। उसका रंग और गाढ़ी ग्रेवी देखकर ही भूख पड़ जाए, और जिसकी खुशबू इतनी भयंकर लाजवाब हो वो खाने में कहां से ठीक ठाक हो सकता है। पर मिस बाई अपनी इज्जत के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज थोड़ी करती है। मेरी बात सुनने के बाद जब उसे रियलिटी हिट हुई कि मैंने सच में सिर्फ एक पोर्शन बनाया है, तो उसने अपना मुंह सख्त करके कहा, हाँ, मुझे स्पाइसी बिल्कुल नहीं पसंद। उसकी इस झूठी एक्टिंग को देखकर मैं अंदर ही अंदर
अंदर ठीक मजे ले रहा था, पर असली धमाका तो अभी होना बाकी था। अब उसके मुंह पर जो तमाचा पड़ने वाला था और उसकी फटी हुई शक्ल देखने के लिए मैं सच में और ज्यादा वेट नहीं कर पा रहा था।